हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा आपका फिजिक्स टीचर आपका वेलकम करता हूं हमारे इस आज के लेक्चर में, जिसका टॉपिक है आज कला संबद्ध स्रोत, कोहेरेंट सोर्सेज और साथ ही प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें। आज के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा पुराना रिकॉल कर लेते हैं। इस चैप्टर में लगभग 3-4 वीडियोस पुराने जा चुके हैं, जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वहाँ पर समझा दिए हैं। तो वो उनमें क्या समझाया है, थोड़ा सा मैं उसको रिकॉल करा देता हूँ। तो उसमें हमने समझाया है कि प्रकाश में व्यतिकरण होता किस प्रकार से है, किस प्रकार की तरंगों में व्यतिकरण होता है, क्या यांत्रिक तरंगों में व्यतिकरण होता है या विद्युत चुंबकीय तरंगों में व्यतिकरण होता है, या दोनों ही प्रकार की तरंगों में व्यतिकरण होता है, और जो व्यतिकरण के फलस्वरूप हमें क्या प्राप्त होता है। साथ में हमने तरंगों का अध्यारोपण देखा। तरंगे जब अध्यारोपित करेंगी तो किस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण करेंगे और किस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण करेंगी। क्या होता है संपोषी व्यतिकरण, इस संपोषी व्यतिकरण में होगा क्या, विनाशी व्यतिकरण में होगा क्या, किस प्रकार की इनकी तीव्रता हो जाएगी, जो रिजल्टेंट प्रकाश है यानी कि परिणामी प्रकाश है उसकी तीव्रता कितनी हो जाएगी। तो इन सब चीज़ों को लेकर हमने उन टॉपिक्स को वहाँ पर कवर किया, यानी कि पुराने लेक्चर्स में। साथ में हमने जो कि एक व्यतिकरण प्रतिरूप हमारा पर्दे पर प्राप्त होता है, उस पर्दे पर प्राप्त होने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप में हमने फ्रिंजों की चौड़ाई का अध्ययन किया कि फ्रिंजों की चौड़ाई निकलती कैसे है। जो आपकी चमकीली फ्रिंजें हैं उनकी चौड़ाई क्या होती है, और जो आपकी काली फ्रिंजें निकलती हैं उनकी चौड़ाई क्या होती है। साथ में बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर डिस्कस हुई। तो वो वीडियोज़ आपको देखने चाहिए, क्योंकि आज का यदि ये वीडियो आप पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, तो उन वीडियो को भी देख लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसे आप देखने से पहले उसे देख लेते हो तो और ज़्यादा अच्छा क्लियर हो जाता है। वैसे तो हम अपने हर वीडियो में ही अच्छी तरह से बताने का कोशिश करते हैं कि पुराने वीडियोज़ यदि आपने नहीं भी देखे हैं तो यहाँ पर तब भी कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक, कला संबद्ध स्रोत यानी कि कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज होते क्या हैं। कोहेरेंट सोर्सेज को समझने के लिए हम एक चित्र पर विचार करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट का चित्र है ये। इसमें क्या हमने किया था कि यहाँ पर एक रेखा छिद्र हमने एस ले लेते हैं। पुराने टॉपिक्स, पुराने लेक्चर में ये सब बताया गया है, परंतु यहाँ मुझे कला संबद्ध स्रोत बताने हैं आपको, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा। तो ऐसे एक रेखा छिद्र बताया था। ऐस रेखा छिद्र पर यहाँ से एक प्रकाश पड़ता है, एक वर्णीय प्रकाश स्रोत इधर से पड़ता है और इसको प्रकाशमान कर देता है, प्रकाशित कर देता है। ऐसे ही ये हाइगेंस के अनुसार द्वितीयक तरंगिकाएँ एस से निकलती हैं रेखा छिद्र से, और ये दो रेखा छिद्र जो इसी के समांतर हैं, उन रेखा छिद्रों से भी, उन रेखा क्षेत्र पर जो है इससे निकलने वाली तरंगिका यहाँ पहुँचती हैं और इसको प्रकाशित कर देती हैं, और ये प्रकाशित होने के बाद इनसे भी तरंगिका निकलती हैं और वे व्यतिकरण करती हैं और यहाँ पर पर्दे पर, ये जो पर्दा दिखाया हुआ है, यहाँ पर फ्रिंजें बनाती हैं। तो कहीं पर डार्क फ्रिंजें बनेंगी, काली फ्रिंज बनती हैं, कहीं पर जो है चमकीली फ्रिंज बनती है। तो इस प्रकार से जो हमें फ्रिंज बनती हैं, वो फ्रिंज बनने के लिए इन स्रोतों का हमारे इस उपकरण में बहुत उपयोग है। यानी कि यदि स्रोत, क्योंकि ये S1 और S2 ये स्रोत माने जाते हैं, ये भी S स्रोत बन जाता है, परंतु एक्चुअल सोर्स कहाँ होता है, वो इधर होता है। यहाँ से कोई प्रकाश जाता है और इन तीनों को प्रकाशित कर देता है, और ये भी स्रोत की भांति व्यवहार करते हैं। तो इन तीनों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इसके अंदर। तो ये कैसे होने चाहिए, ये कला संबद्ध होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। और कला संबद्ध होने के लिए तो थोड़ा सा मैं इसको बताता हूँ क्यों होने चाहिए। वो इसलिए होने चाहिए कि जब S1 से तरंगें निकलकर यहाँ तक चलती हैं और जो S2 से होकर यहाँ तक चलती हैं, इन तरंगों में कलांतर होता है। क्या होता है, इनके कलाओं में अंतर होता है, जिसे हम कलांतर बोलते हैं। तो यदि वो अंतर होता है तो हमें यहाँ पर पर्दे पर कभी दीप्त फ्रिंज मिलेगी तो कभी अदीप्त फ्रिंज मिलेगी, यानी कि काली। कभी दीप्त मिलेगी किसी बिंदु पर तो कभी अदीप्त मिलेगी। मान लो हमने एक बिंदु P मान लिया, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमें इनके बीच जो कलांतर है उसके कारण हमें दीप्त फ्रिंज मिलती है। तो दीप्त फ्रिंज मिल गई। यदि प्रकाश स्रोत ये वाले जो हैं कला संबद्ध नहीं हो, यानी कि इन दोनों के बीच का कलांतर जो है वो लगातार बदल रहा हो, अनियमित रूप से बदल रहा हो, तो जब इन दोनों के बीच का कलांतर बदलेगा
तो कभी फ्रिंजे यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बना देंगी, कभी तरंगे यहाँ पर अदीप्त फ्रिंज बना देंगी और कभी तरंगे यहाँ पर क्या बना देंगी, दीप्त फ्रिंज बना देंगी। और जब अनियमित कलांतर होगा, यानी कलांतर इन तरंगों के बीच बहुत तेज़ी से बदलेगा, तो यहाँ भी फ्रिंजें बहुत तेज़ी से बदलनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो केवल मैं एक बिंदु की बात कर रहा हूँ अभी। तो जब तेज़ी से फ्रिंजें बदलेंगी, कभी काली आ गई, कभी चमकीली आ गई, कभी काली आ गई, कभी चमकीली आ गई, तो हमारे दृष्टि की निर्बंधता होती है कुछ, ठीक है, हमारी दृष्टि निर्बंध होता है कुछ, यानी जिसे कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विज़न, कि हमारी देखने की भी एक क्षमता होती है। तो लगातार जैसे कि कभी काली आ रही, कभी जो आपकी चमकीली आ रही है फ्रिंज एक ही बिंदु पर, तो इसको हमारी आंख देख नहीं पाती और हमें व्यतिकरण प्रतिरूप कैसा दिखाई देता है, भद्दा दिखाई देता है, यानी कि वो ब्लर हो जाता है, भद्दा हो जाता है, और इस प्रकार से व्यतिकरण प्रतिरूप सही प्राप्त नहीं होता। तो सही प्राप्त होने के लिए क्या होना चाहिए, इन दोनों स्रोतों में कला संबद्धता होनी चाहिए, यानी कि इनसे जो प्रकाश निकल रहा है वो कला संबद्ध होना चाहिए। तो कला संबद्ध का मतलब उनके बीच में जो कलांतर है वो समय के साथ निश्चित रूप से चेंज होना चाहिए, यानी कि एक समय पे कुछ कलांतर है, फिर अगला एक कुछ समय आया, कुछ कलांतर है इन दोनों के बीच में। तो जब कलांतर नियमित रूप से परिवर्तित होता है तो ये कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं, और इस स्थिति में हमें व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छा प्राप्त होता है। तो इसके लिए पढ़ते हैं थोड़ा सा कि कला संबद्ध स्रोत में स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप हमें चाहिए, कि स्थायी का मतलब जो कि हमें चमकीली अलग दिखाई दे फ्रिंज और काली फ्रिंज हमें अलग से दिखाई दे। तो इन दोनों को अच्छी तरह से देखने के लिए, यानी कि इन फ्रिंजों को अच्छी प्रकार से पर्दे पर देखने के लिए ये कैसे होने चाहिए, हमें स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप बोलते हैं, ये प्राप्त करना है। तो इसे प्राप्त करने के लिए दोनों तरंगों के बीच कलांतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। यानी कि सपोज करो कि 5 सेकंड तक या 10 सेकंड तक एक ही कलांतर है, फिर अगले 10 सेकंड में फिर दूसरा कलांतर आ गया, तो जब ये स्थिर रूप से परिवर्तित होता है, ठीक है, तो हमें स्थायी व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो दो तरंगों के बीच कलांतर दो कारणों से उत्पन्न होता है। तो यदि इनके बीच कलांतर लगातार परिवर्तित हो रहा है तो उसका कारण कुछ हो सकता है क्या, कि जब तरंगे अपने मूल स्रोत से निकलती है, यानी मूल स्रोत कहाँ पर है, मूल स्रोत यहाँ पर है, तो जब इस स्रोत से तरंगे निकल रही हैं तो पहले निकलते समय ही इसमें कलांतर है। तो जब निकलते समय ही प्रकाश जब यहाँ से अपने स्रोत से निकल रहा है मूल स्रोत, तो जब पहले से इसमें कलांतर उपस्थित है तो आगे जाके कलांतर बढ़ जाता है, वो अनियमित हो जाता है और इसकी वजह से हमें प्रतिरूप सही प्राप्त नहीं होता। दूसरा कहते हैं तरंगों द्वारा किसी बिंदु तक पहुँचने के लिए तय किए गए पथांतर के कारण तरंगे, एक तरंग यहाँ से गई, एक तरंग यहाँ से गई, तो ये पथ दूसरा है S1P, ये दूसरा पथ है S2P। तो जब इस प्रकार से पथ दो तरंगों के अलग अलग होते हैं तो पथों के कारण भी कलांतर में परिवर्तन आ जाता है। तो यदि मूल स्रोत से निकली तरंगों में यदि कलांतर पहले से ना हो तो केवल पथांतर के कारण ही कलांतर आता है। तो इसकी वजह से हमें व्यतिकरण प्रतिरूप ज़्यादा खराब नहीं मिलता, हमें देखने लायक अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होता है यदि पहले से इन तरंगों में कलांतर ना हो, क्योंकि पथांतर के कारण भी कलांतर उत्पन्न होता है। जैसे कि आप देख रहे हो S1 से P तक पहुंची, S2 से P तक पहुंची, और यहाँ से मैं एक लंब डाल दूँ यहाँ तक, तो इनके बीच में जो ये पथांतर है वो पथांतर कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का पथांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये पथांतर है, यानी कि S2A पथांतर है, क्योंकि S1P और AP ये दूरी तो बराबर है और ये इतनी दूरी फालतू चल रहा है, ये वाली तरंग फालतू एक्स्ट्रा चल रही है, अतिरिक्त चल रही है दूरी, तो ये पथांतर है। तो इस एक्स्ट्रा दूरी चलने के लिए इनके बीच में कलांतर हो जाता है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए कि पथांतर के कारण भी कलांतर आ जाता है। फिर हम कहते हैं यदि स्रोतों से निकलते समय तरंगों के बीच φ1 का कलांतर है, यदि स्रोत से जब निकला तो जो तरंगे निकली थी यहाँ से चली थी उनके बीच पहले से ही φ1 का कलांतर था, तथा पथांतर के कारण यदि ये जो पथांतर हुआ इसके कारण भी φ2 कलांतर हो गया, तो तरंगों के बीच कुल कलांतर कितना हो गया, φ1 + φ2। तो कलांतर दोनों ऐड हो जाते हैं, यानी कि ज़्यादा बढ़ गया कलांतर। तो जब कलांतर बढ़ जाएगा तो व्यतिकरण प्रतिरूप भद्दा प्राप्त होगा। बच्चों अब कला संबद्ध स्रोतों की परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होती है, तो परिभाषा दी गई है यहाँ पे कि ऐसे प्रकाश स्रोत, यानी कि जो प्रकाश स्रोत आपको यहाँ दिखाया S1 और S2 और S दिखाया,
तो ऐसे प्रकाश स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के बीच कलांतर स्थिर रहता है, जिनसे तरंगे निकलें और वो स्थिर रहे कलांतर, तो कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। कला संबद्ध स्रोत एक ही मूल स्रोत से प्राप्त किए जाते हैं। तो जैसे कि दो कला संबद्ध स्रोत हैं S1 S2, ये एक ही स्रोत से प्राप्त किए जा रहे हैं, यानी कि S से प्राप्त किए जा रहे हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो व्यतिकरण प्रतिरूप बनेगा उसके अच्छा बनने के चांस बढ़ जाएंगे। अब आता है प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तें, कंडीशंस फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। प्रकाश के व्यतिकरण की शर्तों को पूरा होना आवश्यक होता है, क्योंकि ऐसा होने पर ही हमें व्यतिकरण प्रतिरूप अच्छा प्राप्त होता है। तो ये कौन कौन सी शर्तें हैं? जैसे कि हम पहली शर्त पढ़ते हैं, दोनों स्रोतों से प्राप्त तरंगों की कलाओं में अंतर समय के साथ स्थिर रहना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि कलाओं में यदि अंतर स्थिर है तो आपका प्रतिरूप अच्छा प्राप्त होगा, नहीं तो वो भद्दा प्राप्त होगा, ब्लर होगा, जो कि जिसे आप ढंग से पहचान नहीं पाओगे कि चमकीली फ्रिंज कहाँ है और अचमकीली फ्रिंज कहाँ है, मतलब चमकीली और अदीप्त फ्रिंज कहाँ है, यानी काली। तो दूसरा पॉइंट आता है इसका, दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होने चाहिए। तो आवृत्तियां उनकी बराबर होनी चाहिए और तरंगदैर्घ्य भी दोनों तरंगों की बराबर होनी चाहिए, और ऐसा केवल कब होता है? जब कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तीसरा पॉइंट आता है, दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। तो दोनों तरंगों के आयाम भी लगभग बराबर होने चाहिए। यदि ये बराबर नहीं होंगे तो इसके बराबर ना होने का कुछ दोष होते हैं। यदि ये दो तरंगे जो निकल रही हैं उनके आयाम बराबर नहीं है तो उससे क्या होगा? उससे नुकसान होगा कि जो अदीप्त फ्रिंज होंगी, काली फ्रिंज है, उनकी तीव्रता शून्य नहीं होगी। क्या नहीं होगी? तीव्रता शून्य नहीं होगी, उसमें कुछ ना कुछ अच्छी तीव्रता रहेगी। तो यदि वो तीव्रता ज़्यादा रहेगी तो फिर चमकीली फ्रिंज जो होंगी वो कम चमकीली हो जाएंगी, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि यहाँ पर क्या होता है? ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, ना तो ऊर्जा को जो है पैदा किया जा सकता, ना ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता। तो तीव्रता भी क्या है? ऊर्जा है। तो जब काली फ्रिंजें प्राप्त हुई तो काली फ्रिंजों की तीव्रता किसे मिल गई? चमकीली फ्रिंजों को मिल गई। तो चमकीली फ्रिंजें और चमकीली हो गई। यदि काली फ्रिंजें पूर्ण रूप से काली नहीं है, उनमें चमक है, उनमें प्रकाश है, तो किसका प्रकाश घटेगा? किसकी ऊर्जा घटेगी? चमकीली फ्रिंज होगी, यानी कि चमकीली फ्रिंजें कम चमकीली प्राप्त होंगी और काली फ्रिंजें काली प्राप्त नहीं होंगी। तो इसका मतलब व्यतिकरण प्रतिरूप हमें सही नहीं प्राप्त होगा। तो इसके लिए क्या होने चाहिए? दोनों तरंगों के आयाम लगभग बराबर होने चाहिए। चौथा पॉइंट आता है, दोनों प्रकाश स्रोत एक दूसरे के अत्यंत समीप होने चाहिए, यानी कि जो S1 और S2 दो प्रकाश स्रोत लिए ये पास होने चाहिए, यानी कि d दूरी क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत कम होनी चाहिए। एक हमारे पास सूत्र है W बराबर d लैम्डा अपॉन d। इससे हम क्या निकाला हमने पिछले लेक्चर में? हमने निकाला ऐसा फ्रिंज की चौड़ाई, यानी कि जो फ्रिंज यहाँ बनेगी, मान लीजिए ये फ्रिंज बनती है यहाँ पर, इस प्रकार से फ्रिंज बनती है, इस प्रकार से फ्रिंज बनती है इस पर, तो उसकी चौड़ाई को बताता है। क्या बताता है? फ्रिंज की चौड़ाई को बताता है। और इसमें d आता है नीचे, यानी कि कला स्रोतों के बीच की दूरी। यदि दूरी ज़्यादा होगी तो W क्या होगी? छोटी होगी, पतली होगी, यानी फ्रिंज क्या बनेंगी? पतली पतली बनेंगी। तो जब फ्रिंजें पतली बनेंगी D दूरी ज़्यादा होने की वजह से, तो हमें फ्रिंजें पहचान में आना मुश्किल हो जाएगा कि काली कहाँ से कहाँ तक काली है, उसकी चौड़ाई कितनी है, और जो चमकीली फ्रिंजें कहाँ से कहाँ तक है, वो आपस में एक दूसरे के साथ व्याप्त होने का डर बना रहेगा। ठीक है, या व्याप्त हो भी सकती हैं और हो जाती हैं, परंतु जब d बहुत छोटा होगा, यानी कि S1 S2 के बीच में d दूरी बहुत छोटी होगी, ये वैसे तो मिलीमीटर्स में रखी जाती है, पर मिलीमीटर से भी छोटा हो सकता है ये दूरी। यदि छोटी दूरी है तो उस स्थिति में W क्या होगा? बड़ा होगा, क्योंकि d क्या आ रहा है? d बटे में आ रहा है। तो बटे में यदि कम चीज़ होगी तो ये ज़्यादा हो जाएगी। तो जब पट्टी चौड़ी हो गई, जो हमें फ्रिंज की पट्टी है वो चौड़ी हो गई, तो हमें अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। ठीक है, लास्ट पॉइंट आता है इसका शर्तों का, कि दोनों प्रकाश स्रोत अत्यंत संकीर्ण होने चाहिए। तो दोनों प्रकाश स्रोत क्या होने चाहिए? दोनों प्रकाश स्रोत जो हमने ये आपको दिखाए, कौन से? ये और ये S1 S2 दोनों संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण का मतलब पतले होने चाहिए। यहाँ पर ज़्यादा ये चौड़ाई जो है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि प्रकाश स्रोत की चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, इसकी चौड़ाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, संकीर्ण होने चाहिए। यदि ये संकीर्ण नहीं होते हैं तो संकीर्ण ना होने से आप इस तरह से समझ सकते हो इसको, कि यदि एक बड़ा प्रकाश स्रोत हम लेते हैं, जैसे कि कोई बड़ा प्रकाश स्रोत होता है, तो बड़े प्रकाश स्रोत को, जैसे कि मैं कहूँगी कि हमने 50 वाट का एक LED बल्ब लिया और हमने 5-5 वाट के 10 LED बल्ब लिए,
तो 50 वाट जितनी जो प्रकाश देगा, 50 वाट का बल्ब जो प्रकाश देगा, वही प्रकाश 5-5 वाट के 10 बल्बों से प्राप्त होगा। इसका मतलब 50 वाट क्या है, उन 10 के बराबर है। तो इसी प्रकार से जब एक बड़ा प्रकाश स्रोत हम यहाँ लेते हैं, बड़ा प्रकाश स्रोत यहाँ लेंगे और यहाँ लेंगे, तो उस स्थिति में क्या होगा कि ये एक समूह के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि एक समूह, यानी कि ये बड़ा प्रकाश स्रोत छोटे छोटे समूहों के, छोटे छोटे प्रकाश स्रोतों के समूह के बराबर प्रकाश देगा। इसी प्रकार से दूसरा वाला भी छोटे छोटे प्रकाश समूहों के बराबर प्रकाश देगा। तो सारे समूह मिलकर इस पर्दे पर अलग अलग अपना अलग अलग व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे। यानी कि इसका एक समूह का एक प्रकाश स्रोत और इसके एक समूह का प्रकाश स्रोत दोनों मिलकर एक युग्म बनाकर यहाँ पर अलग व्यतिकरण प्रतिरूप बनाएंगे। जो अगले दूसरे समूह प्रकाश स्रोत होंगे, समूह के प्रकाश स्रोत होंगे, वो अपना अलग प्रतिरूप बनाएंगे, जिसके कारण विवर्तन प्रतिरूप खराब हो जाएगा। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, संकीर्ण होना चाहिए। संकीर्ण से छेद छोटा होगा तो उसमें बहुत सारे समूह नहीं बन पाएंगे और वो एक संकीर्ण रूप में ही प्रकाश आगे जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन शर्तों का पूरा होना आवश्यक है। यदि शर्तें पूरी नहीं होती तो व्यतिकरण प्रतिरूप हमें ठीक ढंग से प्राप्त नहीं होता, अच्छा व्यतिकरण प्रतिरूप नहीं प्राप्त होता। तो बच्चों, कला संबद्ध स्रोत और प्रकाश के व्यतिकरण की क्या शर्तें होती हैं, वो किस प्रकार से पूरी होनी चाहिए, ये आपको समझ में आ गई होंगी। वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको क्लियर हो गया है कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने साथी मित्रों को इसके बारे में बता सकते हैं कि हमारे सारे लेक्चर्स ब्लूप्रिंट डिजिटल के यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में उन्हें मिल जाएंगे। तो आप लगातार हमसे जुड़े रहिए एंड स्टे सेफ एट होम एंड कंटिन्यूअस स्टडी। थैंक यू।